दोस्तों इंडिया में लोगों के बीच काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फेमस हैं, पर इन सब में सबसे ज़्यादा फेमस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड एंड एफडी। तो अगर हम एफडी की बात करें जिसका ईयरली रिटर्न रेट अराउंड 5% ही रहता है, पर अगर हम बात करें इंडिया के इन्फ्लेशन की वो ही अराउंड 7% रहता है। मतलब एफडी तो एक कहीं से भी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें आपके रिटर्न्स बढ़ने की जगह घट रहे होंगे। एंड अगर हम गोल्ड की भी बात करें तो भी गोल्ड का एवरेज ईयरली रिटर्न अराउंड 9% ही रहता है, जो कि उतना ज़्यादा भी नहीं है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। एंड साथ ही साथ ये मेथड इन्फ्लेशन को भी काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट करती है। इनफैक्ट कुछ रिसर्चर्स तो ये तक बताती हैं कि ये मेथड इंडाइसेस यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी को भी एक बड़े मार्जिन से बीट करता है। एंड इस मेथड का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। इस मेथड के फाउंडर है रॉबर्ट कर्बी, जिन्होंने 1984 में इस मेथड को इजाद किया था। पर इंडिया में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग तब पॉपुलर हुई जब इसके ऊपर एक सेपरेट बुक लिखी गई थी द कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के नाम से। तो अभी जो ग्राफ आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 महीने या फिर उससे कम समय में सेल कर देते हो तो आपके लॉस करने के चांसेस 50% हो जाते हैं। मतलब कि 50% चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट होगा और इतने ही चांसेस हैं कि आपको लॉस होगा। पर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल या उसके बाद सेल करते हो तो भी आपके लॉस होने के चांसेस 30% तक रहता है। एंड देन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 10 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम के बाद सेल करते हो तो 100% चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट ही होगा, मतलब कि ज़ीरो रिस्क। तो अभी तक हमने वीडियो सीखा कि अगर आप इस मेथड का यूज़ करके अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट रहने देते हैं तो आपको गारंटीड रिजल्ट ही मिलेंगे। एंड इसीलिए ये मेथड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये क्या होता है। एंड देन इस बुक में दी गई टीचिंग का यूज़ करके हम देखेंगे कि आप कैसे खुद का अपना कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बट इन सबसे पहले मैं आपको मिस्टर सिंह की स्टोरी नरेट करने वाला हूँ, जिससे आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मिलिए मिस्टर सिंह से। ये अपने सिटी की काफ़ी पॉश एरिया में रहते हैं। इनका एक बेटा है, एक घर है, एक कार है और इनके पास वो हर चीज़ें हैं जो कि एक एवरेज इंडियन को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए होती हैं। तो आज मिस्टर सिंह के बेटे का बर्थडे है एंड क्योंकि मिस्टर सिंह का एक ओनली सन है तो इन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा लेविश पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है। तो पार्टी में काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए होते हैं जो मिस्टर सिंह के बेटे को विशेस दे रहे होते हैं एंड उससे बोलते हैं कि उसका फ्यूचर भी उसके डैड के जैसे ही ब्राइट होगा। बट ये बात सुनते ही मिस्टर सिंह हल्का अनकंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम सैड भी हो जाते हैं, क्योंकि बाकियों को जैसा देखने में लगता है कि मिस्टर सिंह अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेटल एंड लेविश लाइफ जी रहे हैं, वैसा रियलिटी में है नहीं। क्योंकि मिस्टर सिंह की अपनी खुद की ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा क्यों है ये जानने के लिए आपको मिस्टर सिंह की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। तो मिस्टर सिंह अपनी स्कूल लाइफ में टॉपर थे, जिसके कारण एज एक्सपेक्टेड उन्हें अपने हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज भी मिला एंड देन एज एक्सपेक्टेड एक काफ़ी अच्छी पैकेज वाली सैलरी भी मिली। तो मिस्टर सिंह का कैरियर तो काफ़ी अच्छे से स्टार्ट होता है एंड इसीलिए अपने कैरियर के स्टार्ट पे मिस्टर सिंह अपने आप को एक ओवर अचीवर समझते थे। बट आज 25 साल बाद उनसे अपने आप से एक अंडर अचीवर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि अपने करियर की स्टार्ट में ही मिस्टर सिंह ने सोचा था कि वो 40 की एज पे रिटायर हो जाएंगे। बट आज वो 50 साल के हैं एंड अभी भी जॉब ही कर रहे हैं उसी कंपनी पे। एंड नॉट ओनली दिस, अभी तक मिस्टर सिंह ने अपने रिटायरमेंट का आर तक नहीं सोचा हुआ है। तो चलिए इसका रीज़न जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो स्टार्टिंग में मिस्टर सिंह का पैकेज तो काफ़ी अच्छा था और उन्हें सैलरी भी काफ़ी अच्छी ही मिलती थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, पर वो सारे पैसे पार्टीज एंड ऑल में उड़ा देते थे। उन्होंने एक भी सेविंग करके रखी हुई नहीं थी। एंड इन चीज़ों को देखते हुए मिस्टर सिंह के पेरेंट्स ने उनकी शादी करा दी, ये सोचते हुए कि शादी के बाद इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो ये फिजूल खर्ची नहीं करेंगे एंड अपने पैसों को इन्वेस्ट भी करेंगे। एंड शादी के बाद जब मिस्टर सिंह को एक बेबी हुआ तो उन्होंने लाइफ की सीरियसनेस को समझते हुए इन्वेस्टमेंट की नीड को सोचा एंड देन मिस्टर सिंह ने अपने पेरेंट्स की एडवाइस पे ही एफडी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हमने देखा कि कैसे मिस्टर सिंह के लाइफ के इम्पॉर्टेंट 3 डिसीजन उनके पेरेंट्स ने लिए। पहले वो क्या पढ़ेंगे, देन उनकी मैरिज एंड देन उन्हें कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो शुरू के 2 डिसीजन तो ठीक थे पर तीसरे वाले में गलती हो गई।
एंड अब क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक मार्केट इतना पॉपुलर था नहीं, तो जब मिस्टर सिंह को अपने दोस्तों से स्टॉक मार्केट के बारे में पता भी चला, तो भी उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग ही करते थे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोगों के बीच इतनी पॉपुलर थी नहीं। एंड अब क्योंकि बाकी लोग भी ट्रेडिंग ही करते थे, तो मिस्टर सिंह भी ट्रेडिंग ही करने लगे, जिसमें कभी तो उनको प्रॉफिट हो जाता पर ज़्यादातर टाइम लॉस ही होता, क्योंकि वो ट्रेडिंग भी अपने दोस्तों के टिप के ऊपर कर रहे थे। तो मिस्टर सिंह कर तो ट्रेडिंग रहे थे, पर उनको लग रहा था कि वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर रियलिटी में वो बस पोकर ही खेल रहे थे। और ये बात जब तक मिस्टर सिंह को समझ में आई तब तक काफ़ी देर हो गई थी। एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। बट कुछ टाइम के बाद उन्हें इन्वेस्ट तो करना ही था, तो वो देखते हैं कि उनके दोस्त रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक फ्लैट बुक कर लिया। तो कुछ सालों तक तो सब ठीक चला, बट देन आया 2008 का इकोनॉमिक क्रैश। अब इस मार्केट क्रैश से मिस्टर सिंह को तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में थी, ना कि स्टॉक मार्केट। पर इससे एक चीज़ हुई, उनके फ्लैट का काम जो 4 साल में ख़त्म होना था, अब उसे ख़त्म होने में 9 साल लगने वाले थे, जिस कारण से वो ना तो अपने फ्लैट को सेल कर पा रहे थे और ना ही उसे रेंट पे दे रहे थे, जिससे उन्हें रेंटल इनकम भी मिले। एंड यही सब रीज़न है कि मिस्टर सिंह अपने आप को एक अंडर अचीवर मानते हैं, और उन्होंने जो भी पैसे एफडी में डाले थे वो भी ना तो कुछ अच्छे रेट से ग्रो हो रहे थे, और इसके अलावा उन्होंने अपने लाइफ में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी उनमें प्रॉफिट तो दूर बल्कि अब नुकसान ही हो रहा था। तो मिस्टर सिंह की करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग उन्हें हर महीने 30 लाख रुपए चाहिए थे, यानी कि अगले 10 साल के लिए उनके पास 9 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, जो कि ऑब्वियसली उनके पास नहीं थे रिटायरमेंट लेने के लिए। तो क्वेश्चन है कि आखिर अब मिस्टर सिंह की मदद कौन करेगा? एंड द आंसर इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर उससे पहले हम देखेंगे मिस्टर सिंह की उन कुछ गलतियों को जो ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में करते हैं, एंड जिसके कारण मिस्टर सिंह की आज ये कंडीशन है। तो पहला गलती है नो क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मिस्टर सिंह ने अपने लाइफ में कभी भी एक क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान तो बनाया नहीं। उनका जब जहां इन्वेस्ट करने का मन किया उन्होंने कर दिया। उनका मन किया पेनी स्टॉक बाय करके ट्रेड करने का, तो उन्होंने कर लिया। मन किया रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, कर दिया। ये तक भी देखा नहीं कि उन्हें फ्यूचर में इस चीज़ से कितने रिटर्न मिलेंगे एंड कब तक में मिलेंगे। उनकी दूसरी मिस्टेक थी स्टॉक मार्केट के पोटेंशियल को ना समझना। मिस्टर सिंह बस पेनी स्टॉक को बाय करके ट्रेड करते थे, एंड जिस दिन उन्हें थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो जाता था वो उससे अपने दोस्तों के बीच में शो ऑफ कर देते। बट उन्होंने कभी स्टॉक मार्केट के एक्चुअल पोटेंशियल को समझा ही नहीं। वो ये बात को समझ ही नहीं पाए कि वो स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर करते हैं तो वो उन्होंने एक अभी तक लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट कर दी होती। तो मिस्टर सिंह रिप्रेजेंट करते हैं एवरी एवरेज इंडियन को, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर मिडिल क्लास। बस फर्क इतना है कि अमीरों के प्रॉब्लम में ज़ीरो ज़्यादा होते हैं। सो अब हम जानते हैं कि आखिर ये कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग क्या है एंड इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ओल्ड टाइम पे पुराने लोग अपनी वैल्यूएबल चीज़ें लाइक ज्वेलरी, कोई प्रीशियस मेटल या फिर उस टाइम पे शेयर्स भी फिजिकल होते थे, तो फिजिकल शेयर्स को एक कॉफ़ी के जार में बंद करके ऐसे जगह रखते थे जहाँ पे ज़्यादा कर ध्यान ना जाए। और ये चीज़ें उस कॉफ़ी जार में तब तक बंद रहती थी जब तक इन लोगों को उन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए। ज़्यादातर केसेस में ये होता था कि ये चीज़ें दशकों तक उन कॉफ़ी जार्स में ही बंद रहती, और बाद में जब फैमिली मेम्बर इसे खोलते हैं तो इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती। और हमारी आज की मेथड भी क्योंकि इसी टेक्निक पे बेस्ड है, इसलिए इसका नाम है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। तो इस मेथड में हम कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स को चुन करके बाय करते हैं एंड फिर उन्हें भूल जाते हैं। कहने का मतलब है कि कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में हम कुछ बहुत ही हाई वैल्यू स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं एंड फिर उसे काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक के होल्ड करके रखते हैं, मतलब 10 या फिर उससे ज़्यादा साल, ताकि हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ना सिर्फ स्वाद मिले बल्कि हम एक्चुअल वेल्थ भी क्रिएट कर पाएँ। तो अभी तक तो हमने जाना कि आखिर ये कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग क्या होती है, एंड अब हम जानेंगे कि ये चीज़ आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से स्टॉक को चुनना है अपने कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो के लिए। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए ऑथर ने बुक में 5 स्टेप मेथड दिए हैं, जिसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में नरेट करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है किसी भी कंपनी को अपने कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले, कि उस कंपनी की मार्केट कैप एटलीस्ट 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। एंड दूसरी क्वालिटी जो किसी कंपनी में होनी चाहिए कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में ऐड होने के लिए, वो है उसका ग्रोथ इन रेवेन्यू 10% से ज़्यादा होना चाहिए।
कहने का मतलब है अगर कोई कंपनी इस साल 100 रुपये कमा रही है तो अगले साल उस कंपनी को 110 रुपये कमाना चाहिए और फिर अगले साल इसका और 10% प्लस। और ये चीज़ ये कंपनी पिछले 4 से 5 सालों तक करती हुई आनी चाहिए, तभी हम इसे अपने कॉफ़ी कैट पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो अब हम इमेजिन करते हैं कि आपने एक ऐसी कंपनी ढूंढ ली जिसका मार्केट कैप भी 500 करोड़ से ऊपर है एंड एट द सेम टाइम वो कंपनी पिछले 5 से 6 सालों से लगातार 10% से ऊपर का ग्रोथ इन रेवेन्यू मेंटेन करती आ रही है। तो अब उस कंपनी का आपको ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करना होगा, जो कि एटलीस्ट 15% या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए। तो ROE का मतलब होता है कोई भी कंपनी के द्वारा जनरेट किया गया फंड अपने शेयर होल्डर्स के पैसों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के पास 1000 रुपये का शेयर होल्डर फंड है और वो कंपनी उस 1000 रुपये से बिजनेस कर करके 1150 रुपये बनाती है, तो ये एक्स्ट्रा 150 रुपये उसका ROE है, जो कि हुआ 15%। एंड ये था थर्ड स्टेप। तो अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप में, जिसमें आपको ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। एंड ये भी ROE के तरह ही 15% या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो ROCE का मतलब होता है कंपनी के पास टोटल जितना भी पैसा है उसके ऊपर दिया गया रिटर्न, और ये रिटर्न 15% से ऊपर का होना चाहिए, तभी आप इस कंपनी को अपने कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में ऐड कर पाएंगे। तो अब आपको ऐसी 12 कंपनीज ढूंढनी है जो कि इन चारों स्टेप को फुलफिल करती हूँ, एंड देन उन्हें एटलीस्ट 10 साल तक के लिए होल्ड करके रखना है फॉर द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स। तो ये थी कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग मेथड। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।